नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। इस सवाल को ज़रा देखिए क्या पूछा गया है। ये यूपीएससी 2023 का पेपर है, यूपीएससी पीटी 2023 का पेपर है। आज हम लोग मिडिवल हिस्ट्री के सारे एमसीक्यू यूपीएससी पीवाईक्यू को कंप्लीट करेंगे। उसी के दौरान ये एक सवाल था मॉडर्न हिस्ट्री का, तो मैंने सोचा इसको भी करवा दिया जाए। देखते हैं कौन कौन से सवाल हैं आज आपके लिए। मिडिवल हिस्ट्री के कौन कौन से सवाल हैं और एंशिएंट का भी 2-4 सवाल था, वो भी मैंने करवा ही दिया है। उसके पश्चात से हम लोग 2022 से फिर से रेगुलर कर लेंगे। देखिए पहला सवाल क्या है कि धान्य कटक जो महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था। धान्य कटक जो है वो किस एक क्षेत्र में अवस्थित है। वर्तमान का आंध्र, गांधार, कलिंग और मगध किस क्षेत्र में अवस्थित था। तो धान्य कटक जो है ये किस क्षेत्र में था, तो ये आंध्र के क्षेत्र में था। यूपीएससी का ऑफिशियल आंसर की से मैंने आंसर निकाला है। ओके, अगला सवाल स्तूप के बारे में पूछा गया है। प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। नहीं, यही गलत हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर केवल 2 सही था। 2 का मतलब दूसरा और तीसरा दोनों सही है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है। इसका उत्तर हो जाएगा 2। यहाँ पर कथन सही दिए हुए हैं, पहला कथन यहाँ पर गलत दिया हुआ था। इस प्रकार के ऑप्शन में आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। आपको आ रहा है तो आप करिए, नहीं आ रहा है तो फिर हद से ज़्यादा रिस्क हो जाता है, क्योंकि एलिमिनेशन इसमें ख़त्म हो जाता है। ये एनसीईआरटी से लिया गया सवाल है कि प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकोई, पुमपुहार और मुचीरी किस रूप में सुविख्यात थे। तो पुमपुहार को अगर आपने देख लिया तो इसी से निकाल सकते थे। ये सारे पत्तन हैं, प्राचीन भारत के पत्तन हैं सारे के सारे। पत्तन से एक और बार सवाल पूछा गया यूपीएससी के द्वारा 2019 ईस्वी के पीटी में। इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे पत्तन थे। ओके, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कौन सा संगम कविताओं में यथावर्णित वट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है। संगम कविता क्या है भाई, तो 3 संगम हुए हैं प्राचीन भारत में। तमिल कवियों का संगम था, ये तमिल कवियों का संगम था, जिसको संगम कहा। संगम पहले और दूसरे के अध्यक्ष ऋषि अगस्त रहे हैं। पहले का कोई हमें किताब नहीं मिलता है। बाद के संगम जो दूसरा और तीसरा है उसकी कुछ प्रमुख किताबें हैं, जैसे शिल्पाधिकारम का नाम सुना होगा, मन्नी मेखले है, और भी बहुत सारी किताबें हमें मिली है। उसमें अलग अलग प्रथा है। उसी के बारे में एक शब्दावली आपसे पूछा गया है कि वट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है। वट किरुतल का मतलब क्या होता है, युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यु वरण करना, यानी कि अनशन करके अन्न और जल त्याग करके मृत्यु को वरण करना। अगर कोई युद्ध में पराजित हो जाता था राजा, तो इसी प्रकार से मृत्यु को धारण करता था। इसी प्रथा को कहा जाता है वट किरुतल प्रथा। क्या कहा जाता है, वट किरुतल प्रथा। यस, तमिल संगम जो कविताएं हैं उनमें इनका वर्णन मिलता है हमें। ओके, अगला देखिए क्या। अगला आपसे सवाल पूछा गया है कि उपयुक्त में से कितने साम्राज्यों ने अपने राज्य आद्य 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किए, यानी कि अर्ली 8th सेंचुरी में स्थापित किए। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। होयसल है, गहरवाल है, काकतीय और यादव हैं। इन चारों के 8वीं के अर्ली के शताब्दी में बिल्कुल भी स्थापित नहीं हुए हैं। 8वीं शताब्दी का मतलब हुआ 701 से लेकर 800 ईस्वी तक का, यही हुआ ना। 8वीं शताब्दी का तात्पर्य यही होता है। इसमें से कोई सा भी नहीं हो जाएगा। होयसल 1126 में स्थापित हुआ है, गहरवाल 1189 में स्थापित हुआ है, काकतीय 1083 में स्थापित हुआ है। मैंने 1100 बोला क्या, 1026, 1089, 1083 और 850 में यादव वंश स्थापित हुआ है। एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, यूपीएससी पीटी 2020 में उन्होंने सेम सवाल पूछा था। उसमें दिया था उन्होंने गोपाल, उसके अलावा उन्होंने दिया था काकतीय वंश का भी था उस समय। उसके अलावा काकतीय के अलावा पाल वंश के अलावा एक और वंश था जिसके बारे में दिया था। सेम यही चीज़ मैच करना था वहाँ पर। यहाँ पर वंश दिया हुआ है, वहाँ पर शासक थे जिनके कालक्रम को सजाना था। और ये शासक अक्सर कहाँ पर होते हैं, तो प्राचीन भारत का एंड हो रहा होता है, मिडिवल हिस्ट्री की शुरुआत हो रही होती है, जिसको हम राजपूत काल बोलते हैं भारत में। उस दौरान के शासक होते हैं, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ा कीजिए, अलग तरीके से पढ़ा कीजिए। इनको क्रम में लगाकर इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि प्राचीन भारत में कुछ ही शासक हैं जो प्रसिद्ध हैं, वो तो आप आसानी से कर लेते हैं, बाद में आपको दिक्कत आती है। ओके, अगला देखिए क्या पूछा गया है सवाल। इसमें किताबों के नाम से पूछा गया है। देवी चंद्रगुप्तम, ये तो किसकी है, विशाख दत्त की है। विशाख दत्त की और एक कौन सी किताब है, तो मुद्रा राक्षस।
मुद्रा राक्षस है। ये किस पर आधारित है? तो ये मौर्यों की कहानी है। मौर्य वंश का इतिहास इसमें मिलता है। देवी चंद्रगुप्तम में गुप्त वंश का इतिहास में मिलता है। गुप्त वंश का इतिहास में मिलता है। तो ये पहला तो गलत ही हो जाएगा। विशाख दत्त की है ये। हमीर महाकाव्य न्यायचंद सूरी की है, बिल्कुल सही हो जाएगा। मिलिंद परहो नागसेन की किताब है। नागसेन की किताब है। कई सारे हिस्टोरियन नागसेन और नागार्जुन को एक ही मानते हैं, लेकिन यूपीएससी ने नहीं माना है उनको एक। यूपीएससी ने उनको अलग अलग माना है, इसीलिए ऑफिशियल आंसर की मैंने निकाला है। मिलिंद पन्हो नागसेन की किताब है। नागसेन की किताब है। नीति वाक्य अमृत ये सोमदेव सूरी की किताब है। सोमदेव सूरी की। तो 2 और 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें से 2 सही दिया हुआ था, पहला और तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ था। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की किताब है और मिलिंद पन्हो जो है नागसेन की किताब है। ओके, किताबों को ध्यान में रखिएगा। प्राचीन भारत के हिस्ट्री के जो बुक हैं अलग अलग। अगला सवाल देखिए क्या है। अगर आपने जैन साहित्य पढ़ा होगा, जैन दर्शन पढ़ा होगा, तो जैन दर्शन में हम लोग क्या बोलते हैं कि पत्थर से लेकर पानी तक, पहाड़ से लेकर पेड़ तक, हर चीज़ में आत्मा विद्यमान करती है। हर चीज़ जीवित अवस्था में है, हर चीज़ में आत्मा विद्यमान करती है। ये जैन दर्शन है। इसीलिए वो किसी भी चीज़ को ठेस नहीं पहुँचाते हैं, है ना। आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है। मतलब कि आत्मा केवल जीव जंतु और पेड़ पौधों में ही नहीं है, बल्कि शिलाओं यानी कि पत्थर, प्रवाहित जलधारा यानी कि जल और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते हैं। बाकी किसी संप्रदाय में पत्थर को, पानी को जीवित नहीं माना गया है, लेकिन जैन साहित्य में, जैन दर्शन में, साहित्य नहीं, जैन दर्शन में, जैन फिलॉसफी में उनको माना गया कि सारे के सारे चीज़ें जीवित होती हैं। हर चीज़ जीवित है। मिट्टी में भी आत्मा होती है। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के निम्न से किस एक धार्मिक संप्रदाय के मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है? तो जैन परंपरा का ये विश्वास है। जैन परंपरा का विश्वास है दुनिया का सबसे कठोर है ये धर्म। कठोर धर्म कट्टरता का मायने में नहीं है, पालन करना बहुत कठोर है इसको। जैन परंपरा में ये चीज़ कहा गया है। अगला सवाल देखिए, विजयनगर साम्राज्य से पूछा गया है, जो हर साल ही लगभग पूछा जाता है यूपीएससी में, पीसीएस में भी पूछा जाता है। आप यूपीपीएससी का पेपर देखिए, आप बीपीएससी का पेपर देखिए, हर दूसरे साल विजयनगर के साम्राज्य के सवाल आपको दिखने मिलेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य का इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुल्या का निर्माण किया? कुल्या मतलब पानी संग्रहित करने का जगह। इसका हो जाएगा देवराय प्रथम ने काम किया था। देवराय प्रथम इसका आंसर हो जाएगा। इसका उत्तर ए हो जाएगा। अगला है, मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीवू यानी कि दीव को पुर्तगालियों को सुपुर्द कर दिया था? तो बहादुर शाह ने किया था। बहादुर शाह ने किया था। बाद में भारत सरकार ने वो पुर्तगालियों से वापस लिया। निम्न से किस एक एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था? तो 1833 में किया गया था। विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है। भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है। उससे पहले वो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था। जो अन्य भारत में शासक थे अंग्रेजों के, जैसे बम्बई मद्रास में थे, उनकी भी शक्ति किस में निहित कर दी गई? तो बंगाल के गवर्नर जनरल में। और उसको घोषित किया गया कि भारत के गवर्नर जनरल होंगे आज आपसे। तो यही सबसे पहला कौन बना था? तो विलियम बेंटिक बना था। ओके, अब 2022 के सवाल मध्यकालीन भारत के यहाँ से करेंगे हम लोग। मध्यकालीन भारत से यूपीएससी पीटी में कम सवाल पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वह प्राचीन भारत से और मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री हमेशा डोमिनेटिंग होता है और प्राचीन भारत से सवाल पूछे जाते हैं। मिडिवल हिस्ट्री से कम सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन कोई ट्रेंड गेस मत कीजिएगा। बीपीएससी में भी नहीं हो सकता है इस बार मिडिवल से ज़्यादा पूछ ली। जैसे पिछली बार उन्होंने स्टेटमेंट आधारित मध्यकालीन भारत के प्रश्न पहली बार पूछे उन्होंने बीपीएससी में। और जैसा चेयरमैन ने कहा था कि इस बार का पेपर का जो रहेगा लेवल वो ऊपर रहेगा, थोड़ा सा हाई रहेगा, ऐसा उन्होंने बोला है। बोलने दीजिए, हम लोग अपना करके जाएंगे, पढ़ के जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है ज़्यादा। अंतिम समय में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बंधुओं, वो है कॉन्फिडेंस। देखिए पहला सवाल क्या है, मध्यकालीन भारत में शब्द फनम किसे निर्दिष्ट करता था? फनम का तात्पर्य क्या है? तो सिक्के होते थे मध्यकालीन त्रावणकोर में, फैनम या फनम चक्राम सिक्के मुद्रा की नियमित इकाई थी। व्यापार के लिए बड़े पैमाने पर इसको उपयोग किया जाता था। इस सिक्का को क्या कहा जाता? फनम, फैनम भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, अगला देखिए क्या है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग क्या पढ़ते हैं कि इल्तुतमिश ने बहुत ही बहादुरी से, बहुत ही सूझबूझ से क्या किया? तो मंगोल आक्रमण को भारत में रोका था। चंगेज खां का कार्यकाल इल्तुतमिश के मिलता है। तो ये पहला तो गलत ही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा भाई, पहला गलत हो जाएगा।
अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा, उस शहर पर घेरा डाल दिया था। तो बिल्कुल सही, बी इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा अपने आप गलत हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। मोहम्मद तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तर पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। इसका उत्तर हो जाएगा बी, केवल दूसरा यहाँ पर सही है। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने मंगोलों के खिलाफ में रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक नीति अपनाई, लड़ने चला गया उनसे। और दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक हुए, कहाँ से शुरू कर सकते हैं आप? इल्तुतमिश से शुरू कर सकते हैं। और इल्तुतमिश के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी, उससे पहले बलबन वगैरह, इन लोगों ने बहुत ही बहादुरी से मंगोलों से निपटा। मंगोल अगर भारत में आ जाते तो भारत की परिदृश्य कुछ और ही कर देते वो, क्योंकि जहाँ भी गए वहाँ संपूर्ण विनाश कर देते थे वो। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 1240 से 1266 के बीच मंगोलों ने पहली बार भारत के विलय की नीति अपनाई। इसके साथ ही दिल्ली के साथ आपसी गैर आक्रामक समझौते का स्वर्णिम चरम समाप्त हो गया था। 1241 में तायर बहादुर के अधीन मंगोलों ने लाहौर पर आक्रमण किया और शहर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। लाहौर शहर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था उसने। अतः कथन 1 गलत है। 1299 मंगोलों ने मंगोल शासक दावा खां के पुत्र कुतलुक खां के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया था। यही पूछ सकता है आपसे। मंगोलों द्वारा दिल्ली को तबाह करने का यह पहला प्रयास था। उनके निकट आने की बात सुनकर अलाउद्दीन ने अफरा तफरी में एक सेना तैयार की और सीरी के बाहर से तैनात कर दिया। मंगोलों ने दिल्ली से 6 मील उत्तर में स्थित किल्ली नामक स्थान पर प्रवेश किया। अतः कथन 2 यहाँ पर सही दिया हुआ है। अंतिम महत्वपूर्ण मंगोल आक्रमण सुल्तान मोहम्मद तुगलक शासनकाल के दौरान तमर सिरीन के नेतृत्व में हुआ था। अंतिम मंगोल आक्रमण जो है ये किसके शासन के समय में हुआ था, कौन था, ये पूछा जा सकता है अगली बार आपसे। गयासुद्दीन तुगलक ने तरम सिमीर नाम है इसका, तरम सिरीन नाम है इसका, ये मंगोल आक्रमणकारी है, तरम सिरीन नाम है, के खिलाफ आक्रमण किया और उसे सिंधु के पार वापस भेज दिया। मंगोलों के साथ सीमा बनी रही थी। अतः कथन 3 यहाँ पर गलत दिया हुआ है, केवल दूसरा सही था। अगले सवाल पर चलते हैं कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलहदारान कहलाते थे? कुलहदारान कहलाते थे तो ये सैयद हैं जो कुलहदारान कहलाते थे। सैयदों ने उनकी पुत्री फातिमा के माध्यम से पैगंबर का वंशज होने का दावा किया कि हम पैगंबर मोहम्मद जो थे उन्हीं के वंश से बिलोंग करते हैं, उन्हीं के कबीले से बिलोंग करते हैं। मुस्लिम समाज उनका विशेष सम्मान था। तैमूर ने भारत में आक्रमण के दौरान सैयदों के जीवन की रक्षा की, हालांकि उनकी नीति सामान्यवादी की थी। राज्य के राजस्व के दुरुपयोग के आरोपी सैयदों को सिकंदर लोदी ने रिहा कर दिया था। उसे अपने बेईमानी से प्राप्त लाभ को अपने पास रखने की अनुमति दी गई थी। सैयद एक नुकीली टोपी जिसको कुलह लगाते थे, इसीलिए उनको कुलहदारान के नाम से जाना जाता है। सैयद जो लोग होते हैं वो क्या बोलते थे कि हम पैगंबर मोहम्मद के वंशज हैं, इन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की। अब अगर आपने ईरान के इससे पहले के जो शासक थे जिनकी मृत्यु हो गई थी हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में, उनको देखा होगा तो वो ब्लैक कलर का पगड़ी जैसा कुछ पहनते हैं, सर पे बांधते थे। वो भी खुद को यही कहते थे कि हम लोग क्या हैं, तो ब्लैक जो बांधते हैं वो हम पैगंबर मोहम्मद के कबीले से बिलोंग करते हैं। तो ये कहानी है, उनके वंश से जुड़ा हुआ है। ये नुकीली टोपी जिसको कुलह कहा जाता है वो लगाते हैं, इसलिए कुलहदारान ये कहलाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्न से कौन सा आकार के दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? आकार के दृष्टि से मतलब कौन सा बड़ा है? जैसे अपने यहाँ सबसे छोटा भी क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा वार्ड, वार्ड से बड़ा तो छोटा सा गांव, गांव से बड़ा पंचायत, पंचायत से बड़ा क्या हो जाएगा, तो पूरा तहसील ले सकते हैं आप। उससे बड़ा क्या हो जाएगा, तो भाई उससे बाद फिर आप सब डिवीज़न के स्तर पर आ जाएंगे, फिर जिला का स्तर पर आ जाएंगे, फिर कमिश्नरी हो जाएगा, फिर राज्य हो जाएगा, राज्य के पश्चात देश हो जाएगा, है ना। यही तो प्रशासनिक विभाजन है। अभी वार्ड से नीचे क्या होता है, तो परिवार, है ना। इसका उत्तर ए हो जाएगा। सबसे परगना हो जाएगा, फिर सरकार, फिर सूबा हो जाएगा। परगना छोटा, फिर उससे बड़ा सरकार, फिर उससे बड़ा सूबा हो जाएगा। मध्यकालीन भारत में राज्य का प्रशासनिक विभाजन सूबा यानी प्रांत, प्रदेशों में सूबा का सरकार यानी आधुनिक तहसील, अनुमंडल जिसको कहा जाता है, और परगने का विभाजन गांव में किया जाता था। अतः सबसे छोटी इकाई गांव, उससे बड़ी परगना, परगने से बड़ी सरकार, और सरकार से बड़ी सूबा, और सूबा के पश्चात साम्राज्य था। ठीक है, ये ध्यान में रहेगा क्रम, ये क्रम ध्यान में रखिएगा, एनसीईआरटी का सवाल है ये। अगला सवाल देखिए क्या है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? हैदराबाद राज्य से अरकोट की निजामत का उदय हुआ, विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ,
रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में हुआ था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर है केवल दूसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है, पहला और तीसरा गलत है। फैक्चुअल सवाल, इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, अगर आपको याद होगा तो आप कर लेंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाइए। तालीकोट्टा के युद्ध 1565 में पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन होगा, जिसको राक्षसी तांगड़ी का भी युद्ध कहा जाता है, जिसमें जो बहमनी साम्राज्यों का संघ था, अलग अलग छोटे राज्य, उन सभी ने एक साथ मिलकर विजयनगर पर अटैक किया था। इसकी कमज़ोर स्थिति का फायदा उठाकर जिन स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, उनमें मैसूर एक प्रमुख राज्य था। मैसूर, बाद में जो टीपू सुल्तान वगैरह आते हैं, इसके पश्चात मैसूर पर वाडियार वंश का शासन था, अतः विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नादिर शाह के आक्रमण के पश्चात मुगल प्रशासन के संकट काल में अली मोहम्मद खान ने रुहेलखंड नामक एक नए राज्य का गठन किया, जो उत्तर में कुमाऊं की पहाड़ी तथा दक्षिण में गंगा के विस्तृत था। ये बरेली के आसपास से लेकर ऊपर तक जाएंगे, मुरादाबाद, बरेली से लेकर उत्तराखंड तक जाएंगे, कुमाऊं का क्षेत्र, इस क्षेत्र में इनका शासन था। आरंभ में इसकी राजधानी बरेली के आंवला में स्थित थी, जो बाद में रामपुर में स्थानांतरित कर दी गई। रामपुर। रुहेलों का संघर्ष दिल्ली, अवध, जाट राज्य से लगातार चलता रहा था, अतः कथन 3 यहाँ पर गलत दिया हुआ है। कथन 3 यहाँ पर गलत दिया हुआ है। अगले सवाल पर चलते हम लोग। पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य महिलाएं निम्नलिखित में किन क्षेत्रों में निपुण थी? मतलब महिलाएं कौन कौन से काम करती? देखिए, पुर्तगाली लेखक नूनीज जो था, इसने विजयनगर की यात्रा की थी। विजयनगर से अभी तक कितने सवाल मिल चुके हैं आपको? इसका उत्तर हो जाएगा डी। महिलाएं कुश्ती, लेखाकरण, ज्योतिष शास्त्र, भविष्यवाणी, हर चीज़ में निपुण होती थी उस समय। ठीक है, ये मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं हम लोग। 1535 से 1537 के मध्य पुर्तगाली यात्री नूनीज ने विजयनगर की यात्रा की थी। उसने वहाँ की सामाजिक आर्थिक दशा का विस्तृत वर्णन किया है। इस समय अच्युत देवराय का शासन था। नूनीज के अनुसार विजयनगर में स्त्रियों को बहुत सम्मान मिला हुआ था। कुछ स्त्रियां मल्ल योद्धा, ज्योतिषी, भविष्यवक्ता, अंगरक्षिकाएँ, सुरक्षाकर्मी, लेखाधिकारी, लिपिक और संगीतकार, जो कुछ भी पुरुष करते हैं उन सभी में वो करती थी महिलाएं। युद्ध में भी भाग लेती थीं, इसीलिए इसका उत्तर डी हो जाएगा। इल्तुतमिश के शासनकाल में, अच्छा ऊपर वाले सवाल अभी मैंने करवाया आपको, नूनीज ने किसके समय में यात्रा की थी? अभी मैंने तुरंत करवाया, उसके नीचे अंडरलाइन भी मैंने किया है ना। थोड़ा सा अगर यहाँ पर कंसंट्रेट करेंगे तो सही रहेगा। अच्युत देवराय का शासन था। तो यही पूछा जा सकता है आपसे कि नूनीज के समय में, नूनीज ने जब भारत की यात्रा की तो उसमें शासक कौन था विजयनगर का? सिंपल सा सवाल, आपने किया भी, पढ़ा भी, फिर भी एग्जाम में गलत कराएंगे। एक्सप्लेनेशन से अगली बार सवाल बन सकता है। नूनीज के समय शासक कौन था? तो अच्युत देवराय का शासन था, ये अलग से ध्यान में रखिएगा। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां भगोरे ख्वारिज युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा। एनसीईआरटी अगर पढ़ा होगा तो उसमें पहला ही दूसरा चैप्टर में ये कहानी दिया हुआ मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत के दौरान। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। इससे पहले अभी हमने 2023 ईस्वी में मंगोलों के आक्रमण से जुड़ा हुआ सवाल सॉल्व किया, सेम टू सेम सवाल, बस राजा के नाम बदल दिए, बाकी मंगोल आक्रमण से ही सवाल था। विजयनगर साम्राज्य के देवराज द्वितीय के शासनकाल में वास्को डी गामा केरल के तट पर पहुंचा था। कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा? वास्को डी गामा जब भारत आया तो उसमें विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा ए। केवल 1 यहाँ पर सही दिया हुआ है, बाकी दूसरा तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था, सिंधु नदी पार की थी, यहाँ पर यह गलत दिया हुआ है। मंगोलों के महान नेता चंगेज खान ने पर्सिया ईरान पर आक्रमण कर उसके शासक अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारिज्म शाह का साम्राज्य नष्ट कर दिया। उसने जान बचाकर कैस्पियन समुद्र तट की ओर भागने को मंजूर कर दिया। ख्वारिज्म शाह का बड़ा बेटा युवराज जलालुद्दीन मंगवर्नी भारत की ओर सिंधु नदी तट तक भाग कर आया और यहाँ तक उसका मंगोलों ने पीछा किया। उसने इल्तुतमिश से मंगोलों के विरुद्ध सहायता की अपील की, लेकिन चंगेज खां के आक्रमण के भय से इल्तुतमिश ने उसकी मदद करना स्वीकार नहीं किया और उसको बोला कि आप कृपया वापस चले जाइए, भारत को नुकसान होगा इससे, और इल्तुतमिश ने उसको वापस कर दिया। उसकी अगर मदद करता अकर में आकर तो भारत का विनाश हो जाता, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक है, जबकि तैमूर ने भारत पर 1398 से 1399 के दौरान आक्रमण किया था। विजयनगर के राजा देवराय द्वितीय का शासनकाल 1424 से 1446 है, जबकि वास्को दी गामा 1498 में भारत आया है। एक ही जैसे सवाल आपको दिख रहे हैं। कालक्रम अगर आपको पता है शासकों का तो आप सारे सवाल सॉल्व कर ले जाएंगे, और कहानियाँ बस अगर आपको पता है तो
चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। भारत के इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, प्रतिहार। महेंद्र वर्मन के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, आ गया ना वही सवाल जो मैंने बोला था, और गोपाल वाला वही तो है गोपाल। परांतक वन द्वारा चोल सत्ता की स्थापना, गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। इनको आपको प्राचीन काल से आरंभ कर सही कालक्रम क्या होगा, प्राचीन काल से यानी कि सबसे पुराने से नए की तरफ में आते जाना है आपको। तो इनका कालक्रम क्या हो जाएगा, आप सी और जो ए है उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। इसका उत्तर सी हो जाएगा, 2 4 1 3। सबसे पहले महेंद्र वर्मन प्रथम हो जाएगा, उसके बाद से गोपाल हो जाएगा, उसके बाद राजा भोज में प्रतिहारों का उदय होगा, उसके बाद से 3 हो जाएगा परांतक वन द्वारा चोल सत्ता की पुनः स्थापना। चोल सबसे बाद में स्थापित होंगे। प्राचीन चोल अलग हैं, मध्यकालीन चोल अलग हैं। मिहिर भोज 836 से 885 ईस्वी, महेंद्र वर्मन प्रथम 600-630 ईस्वी, परांतक प्रथम 907 से 953। क्रमशः प्रतिहार, पल्लव और चोल राजवंश संबंधित है। गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना 750 में किया गया है, अतः इनके शासनकाल के अनुसार सही कालक्रम होगा 2 4 1 3। मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच में क्या अंतर है, जागीरदार प्रथा और जमींदारी प्रथा के बीच में क्या अंतर है। यूपीएससी मेंस ऑप्शनल में भी ये सवाल पूछा गया था। जागीरदार के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटन का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे, जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दोनों ही यहाँ पर गलत दिया हुआ है, दोनों ही गलत दिया हुआ, दोनों को इंटरचेंज कर देंगे तो सही हो जाएगा। मुगल प्रशासनिक प्रणाली में शासन का अधिपति बादशाह कहलाता था, जैसे अकबर बादशाह। बादशाह प्रधान सेनापति, सर्वोच्च न्यायदाता, इस्लाम का संरक्षक होता था। इस्लाम के संरक्षक की भी उपाधि धारण करता था वो। बादशाह के बाद काजी मुख्य न्यायाधीश होता था। काजी उल कुज्जात फौजदारी मुकदमों का फैसला इस्लामी कानून के अनुसार करता था, शरिया के अनुसार। गौरतलब है कि सद्र व काजी को मनसबदारी से नहीं जोड़ा गया था, मनसबदार नहीं होते थे। बाकी मुगल कालीन में हर कोई मनसबदार की पदवी धारण करता था। काजी एक ऐसा पद था, सद्र और काजी, जिसको मनसबदार की उपाधि नहीं मिली हुई थी। मनसबदार को नगद व जागीर दोनों के रूप में पारिश्रमिक दिया जाता था। जब मनसबदार को जागीर दी जाती थी तो उसको जागीरदार कहा जाता था। अगर कोई मनसबदार है उसको अगर जागीर दे दिया गया यानी कि ज़मीन दिया गया तो उसको जागीरदार कहा जाता है। सभी जागीरदार मनसबदार थे, किंतु सभी मनसबदार जागीरदार नहीं थे। जागीरदारों को पुलिस दायित्व के वजह भूमि आवंटन का अधिकार प्राप्त होते थे, जो इनके सेवा काल तक ही रहते थे। जब तक ये उस पद पर हैं तब तक इनको ये सारा कुछ मिला हुआ है, उसके पश्चात वापस ले लिया जाता था। जमींदार अपनी जमीन के मालिक होते थे। इनका कार्य अपने प्रभाव क्षेत्र से भू राजस्व संग्रह कर राज्य को देना होता था। इसके बदले में उन्हें वित्तीय मुआवजा मिलता था। इसको जमींदार कहते हैं। ओके, इनके राजस्व अधिकार वंशानुगत होते थे। हालांकि इनका मुख्य दायित्व तो राजस्व उगाही होता था, किंतु इनके अतिरिक्त वो राज्य को कुछ खास किस्म की सेवाएं खिदमत भी देते थे। ज़्यादातर जमींदार के पास अपने किले होते थे, अपनी सैनिक टुकड़ियाँ भी होती थी, जिसमें घुड़सवार, तोपखाने, पैदल सब कुछ होता था। देखिए, ज़्यादातर जमींदार जो हो गया एक स्वायत्त हो गया, एक ज़मीन का बड़ा सा मालिक है, उसका प्रभाव क्षेत्र है ये, यहाँ पर एक छोटा सा किला बनाया और राजा को ये राजस्व दे रहा है और क्या कर रहा है, उसके साथ साथ में सैनिक भी छोटे मोटे रखे हुए हैं। जब युद्ध होता है तो अपना सैनिक भी दे देता है। वहीं पर जागीरदार क्या था, जागीरदार मुगल साम्राज्य का एक अधिकारी होता था जिसको जागीर दे दिया जाता था, और जब तक वो उस पद पर है तब तक उस जागीर की बदौलत वो शासन करता था वहाँ पर पर्टिकुलर इलाके में, तो उसको जागीरदार कहा गया है। ये ठीक है, जागीरदार और जमींदार दोनों अलग अलग हैं, इसको अलग से ध्यान रखिएगा। ये मध्यकालीन भारत का आज का सबसे शानदार और कठिन सवाल था ये। अगला सवाल देखिए क्या है। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। आमिल कहा जाता था। दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। प्राचीन देसी संस्था है क्या वो? मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल में आया। मीर बख्शी का पद जो है ये दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में आया क्या? मीर बख्शी क्या होता था? सेना से जुड़ा हुआ है क्या? देखते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा एक, केवल पहला यहाँ पर सही है। राजस्व प्रशासन, राजस्व वसूली वाले को आमिल कहा जाता था दिल्ली सल्तनत में। ठीक है,
इक्ता प्रणाली प्राचीन देशी प्रणाली नहीं बल्कि एक दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत विकसित संस्था थी। इक्ता क्या होता था भाई? छोटा छोटा इक्ता होता है। राज्य है, देश है अपना, देश को छोटे छोटे राज्यों में हमने बांट दिया, इसको इक्ता कहा। अब इसका जो अधिकारी होगा उसको इक्तादार कह देंगे, बस वही तो है। जैसे भारत देश है, उसके अलग अलग राज्य हैं, तो उसमें छोटा साम्राज्य होता था, उसके अलग अलग इक्ता होते थे। भारत में सर्वप्रथम इक्ता मोहम्मद गौरी ने बांटी। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को हाँसी का इक्तेदार बनाया, किंतु इक्ता को सुव्यवस्थित रूप से श्रेय इल्तुतमिश नहीं दिया था। उसको सही किसने किया? तो इल्तुतमिश ने किया। गौरतलब है कि इक्ता एक ऐसा भू क्षेत्र होता है जो सैनिक व असैनिक अधिकारी को उस क्षेत्र के प्रशासनिक संचालन के लिए दिया जाता है। किसी भी अवस्था में इक्तादार उस भूखंड का स्वामी नहीं हो सकता, वो केवल पैदावार की लगान, मतलब कि वो एक अधिकारी है। जैसे कोई अभी डिस्ट्रिक्ट का डीएम है तो वो पूरे जिला का स्वामी थोड़ी ना है, बस उसका अधिकारी है, वो अपना काम कर रहा है ना। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में नहीं बल्कि मुगल काल में अस्तित्व में आया है। सल्तनत काल में दीवाने आरिज सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। मीर बख्शी जो है ये मुगल काल का है, दीवाने आरिज सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। अगला सवाल है जिसमें संत जो हैं अलग अलग। मध्यकालीन भारत में जो भक्ति आंदोलन हुआ है, भक्ति आंदोलन भारत में 3 बार माना जाता है। एक प्राचीन में जिसमें बौद्ध और जैन धर्म का उदय होता है, मध्यकालीन भारत में जिसमें अलग अलग कबीर, गुरु नानक, बड़े बड़े संत दिखेंगे, मीराबाई, तुलसीदास, बहुत सारे संत दिखेंगे, और शंकराचार्य से शुरू होता है ये। उसके बाद से आधुनिक भारत में भी कुछ धर्म सुधार आंदोलन हुए हैं, है ना, 3 बार हुए हैं। तीनों इंपॉर्टेंट आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। सरहिंदी में तो कट्टरता थी और कबीर कट्टरता बिल्कुल नहीं थी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, दोनों गलत है। निम्बकाचार्य को रामानुजाचार्य के समकालीन माना जाता है, 11वीं से 12वीं शताब्दी के संत है, जबकि अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 है। निम्बकाचार्य के जो फिलॉसफी है उसको द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। संत कबीर जो लोदी सुल्तान सिकंदर लोदीन के समकालीन थे, अपने गुरु रामानंद से अत्यधिक प्रभावित थे। हिंदू मुसलमान एकता के प्रबल समर्थक थे। वहीं सरहिंदी जो हैं ये कट्टरता थी, इनमें कट्टरता थी बहुत ज़्यादा। कबीर कभी कट्टर नहीं हो सकते हैं। मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है आपसे। सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी, यही गलत है। सम्राट अकबर ने इनको उपाधि नहीं दी थी तानसेन की। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे। वे मुगल दरबार के प्रमुख संगीतकार थे। इन्होंने हिंदू देवी देवताओं गणेश, शिव, पार्वती आदि संबंधित ध्रुपदों की रचना की। साथ साथ उनके राग मियाँ मल्हार, मियाँ की सारंग, मियाँ की तोड़ी, दरबारी कन्हार, ये सब राग हैं अलग अलग। तानसेन भारत के इतिहास में वर्तमान से लेकर प्राचीन तक में सबसे अद्भुत संगीतकार थे। उनसे अच्छा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है, ऐसा माना जाता है ना। इनके अतिरिक्त इन्होंने अपने संरक्षकों संबंधित गानों की भी रचना की। तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडेय था। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर या उनके पुत्र राजा विक्रमाजीत, इन दोनों को ही साक्ष्य संदर्भ मिलते हैं, ने उन्हें तानसेन की उपाधि प्रदान की थी। इतिहासकारों के एक वर्ग का मानना है कि रीवा नरेश रामचंद्र सिंह ने उन्हें तानसेन की उपाधि दी थी। अकबर ने उन्हें मियाँ की उपाधि प्रदान की थी, अतः विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। बाद में इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल लिया था। इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्रधार यानी कि एल्बम और व्यक्तिगत रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? उससे पहले क्या होता था कि पेड़ पौधे के, पशु पक्षियों के चित्र, कहानियों के चित्र बनते थे। उसके पश्चात व्यक्तियों के चित्र बनने लग गए। तो जहांगीर ने किया था, इसका उत्तर सी हो जाएगा। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरों और हीरो की खादानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है? तो बैप्टिस्ट टेवर्नियर ने जब भारत की यात्रा की, फ्रांसीसी खोजकर्ता व्यापारी था जिसने भारत में डायमंड और अलग अलग चीज़ों के बारे में विस्तृत रूप से बताया है। टेवर्नियर था ये। ओके, निम्न से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? समुद्र पत्तन से हमने 2023 में भी सवाल देखा और फिर से सवाल पूछा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, मोटूपल्ली। मोटूपल्ली काकतीय वंश के दौरान एक प्रमुख समुद्र पत्तन था। और कहाँ पर था ये मूल रूप से? हैदराबाद के पूर्वी भाग तेलंगाना में इस वंश का शासन था। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। विजयनगर से फिर से सवाल आ गया। भूमि की गुणवत्ता का आधार भू राजस्व की दर नियत होती थी। कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर भी देते थे। बिल्कुल सही है, दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसका उत्तर सी हो जाएगा। कृष्णदेव राय तुलु वंश के महान शासक थे। तुलु वंश के आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, ऐसी उपाधियां उनको प्रदान की जाती है।
तेलुगु साहित्य का महान विद्वान थे ये। उन्होंने तेलुगु प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की भी रचना की है। उनकी यह रचना तेलुगु के 5 महाकाव्यों से एक मानी जाती है। उनके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिनको अष्टदिग्गज कहा जाता था, और बड़े बड़े कवि रहते थे इनके दरबार में, जिन्होंने तेलुगु भाषा जो अभी वर्तमान में आप सुनते हैं उसके प्राचीन जो है उसको समृद्ध किया इन्होंने अलग अलग साहित्यों में। और इनकी किताब का क्या नाम है? अमुक्तमाल्यद, जो कई बार पूछा गया है। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? तो बंजारे व्यापारी होते थे, दरअसल घुमंतु व्यापारी होते थे। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः नमक के व्यापारी वर्ग से संबंधित थे। बंजारे, जिन्हें लंबानी, बंजारा व गोरमाटी भी कहा जाता है, एक ऐसा समुदाय है जो आमतौर पर घुमंतु समुदाय के रूप में वर्णित किया गया है। ओके, अगला सवाल देखिए क्या है। मध्यकालीन भारत का आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घट्ट किसे निरूपित करता है? तो भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र वाटर व्हील होता है, जिसको अर्घट्ट प्रणाली कहा जाता है। वाटर व्हील होता है, ये सिंचाई करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। उस समय के अनुसार से अद्भुत आविष्कार था। मध्यकालीन भारत में अर्घट्ट कृषि भूमि की सिंचाई का एक तरीका था। प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय वैज्ञानिकों ने खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की थी। तुर्कों का आने के बाद नई प्रौद्योगिकी की शुरुआत हुई, जैसे कागज, चरखा, लोहे के रकाब व अन्य उपकरण। मुगल सम्राट बाबर ने 2 भारतीय यंत्रों को सूचीबद्ध किया है। उस समय की गणना करने के लिए वाला यंत्र, दूसरा सिंचाई का यंत्र था। एक समय की गणना वाला और एक सिंचाई का यंत्र था, जिसके बारे में बाबर ने अपनी किताब में लिखा है। पहला साकिया या अरहट के नाम से जाना जाता था, दूसरा ढेकली के नाम से जाना जाता है। ये सारे सिंचाई के यंत्र हैं। मध्यकालीन भारतीय राज्य वर्तमान क्षेत्र में आपको जोड़ना है। चंपक मध्य भारत, दुर्गर जम्मू, कुलूत मालाबार, कभी सुना भी नहीं होगा आपने। इसका उत्तर हो जाएगा बी, केवल दूसरा यहाँ पर सही है। दुर्गम राज्य जम्मू में स्थित था। दुर्गर राज्य कहाँ पर? तो जम्मू में स्थित था, किंतु चंपक व कुलूत क्रमशः मध्य भारत व मालाबार में अवस्थित था। चंपक व कुलूर मध्य भारत और मालाबार में अवस्थित नहीं थे, अतः केवल दूसरा सही होगा। हिमालय के तलहटी में 9वीं शताब्दी कुछ पहाड़ी राज्यों का उदय हुआ। आपस में एक दूसरे के युद्ध और मैदानों में लगातार छापों के बावजूद हाल के वर्षों तक उन्होंने अपनी पहचान बनाए रखी। ऐसे राज्यों में चंपक चंबा हिमाचल प्रदेश, दुर्गर जम्मू, कुलूत कुल्लू, त्रिगाता जलंधर और कुमाऊं आदि थे। छोटे छोटे पहाड़ में छोटे छोटे राज्य थे। पहाड़ में छोटे राज्य क्यों होते थे? क्योंकि वहाँ पर परिवहन के साधनों का समुचित तरीके से विकास नहीं हो पाया, और उस समय तो बिल्कुल भी संभव नहीं था। दुर्गम क्षेत्र थे, इसीलिए यहाँ पर छोटे छोटे राज्य आपको देखने को मिलते हैं। वर्तमान हिमाचल के अंतर्गत आने वाले विभिन्न क्षेत्रों में जिन राजवंशों का शासन रहा, वे ऐतिहासिक ग्रंथों में पंजाब की पहाड़ी रियासतों के नाम से जाने जाते हैं। चंपक चंबा भी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पहाड़ी रियासतों में से एक रही है। ओके, एक गाना भी सुना होगा आपने, इससे रिलेटेड है। कुलूत वर्तमान कुल्लू, जिसे हिमाचल प्रदेश का प्राचीन नाम था, चीनी यात्री ह्वेंगसांग ने उसका वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया हुआ है। इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की? कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की। उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की ही है। ये कौन था? तो ये था हरिहर प्रथम। इसका उत्तर सी हो जाएगा। इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। हरिहर प्रथम 1336 1356, ये ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अगला है कि बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप, ये सवाल पिछली बार 69 बीपीएससी में पूछा गया था। कट कॉपी पेस्ट था, यहाँ से ये सेम कॉपी करके पेस्ट किया हुआ था। बाबर के आने के बाद फलस्वरूप भारत में क्या क्या हुआ? उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र के स्थापत्य कला मेहराव व गुंबद बनने की शुरुआत हुई। मेहराव व गुंबद तो मेहराव हमें पहली बार बलबन के मकबरे में दिखता है। इस क्षेत्र में तिमुरिद राजवंश स्थापित हुआ। तो केवल तीसरा सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों गलत दिया हुआ है। बाबर के आने के बाद एक नवीन राजवंश का स्थापना, जिसे तैमूरी या मुगल राजवंश कहते हैं। तैमूरी राजवंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाबर पितृपक्ष उमर शेख मिर्जा से तैमूर लंग के पीढ़ी का था, और जबकि मुगल इसलिए कहते हैं क्योंकि मातृपक्ष से कुतलुग निगार की ओर से मंगोल चगेज खां की पीढ़ी से था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? तैमूरी, है ना। और भारतीय महाद्वीप में बारूद का प्रयोग बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच युद्धों में हुआ था। और सबसे पहली बार मेहराव हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? तो बलबन के जो क्या बोलते हैं उसको, बलबन का जो टोम्ब है उसमें हमें देखने को मिलता है। स्थापत्य कला मेहराव और गुंबद का प्रयोग बाबर से पहले दिल्ली सल्तनत के काल में ही प्रारंभ हो गया था। बाबर ने इस नवीन राजवंश की नींव डाली, वह तुर्की नस्ल का चगताई वंश था।
मध्यकालीन भारत में महत्तर व पट्टकिल पदनाम किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो ग्राम मुखिया के लिए होता था। सेम सवाल 68 बीपीएससी में पूछा गया था। खुद मुकद्दम चौधरी के बारे में बीपीएससी में पूछा गया था कि ये क्या होते थे। सेम सवाल था, बस वर्ड चेंज कर दिया गया था। देखिए क्या है, पूर्व मध्यकाल में ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। इसका प्रमुख महत्तर कहलाता था। दक्षिण भारत में इसे पट्टिकल कहा जाता है। प्रांतों को भुक्ति, प्रदेश या भोग कहा जाता है तथा प्रांतीय शासकों को ऊपरीक, गोप्त या भोगपति कहा जाता था। सीमांत प्रदेश के शासकों को गोप्ता कहा जाता है। अगला सवाल है, दादू दयाल, गुरु नानक और संत त्यागराज, ये 3 हैं। पूछा गया है कि इनमें से कौन उस समय उपदेश देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ और बाबर का सत्तारूढ़ हुआ? तो बाबरनामा नामक एक छोटा सा ग्रंथ भी लिखा है गुरु नानक जी ने। गुरु नानक तो सही होगा ही होगा। दादू दयाल और त्यागराज जो हैं ये बाद के हैं। 1526 में बाबर ने पानीपत के मैदान में लोधी शासक इब्राहिम लोधी को परास्त कर मुगल वंश की नींव डाली। गुरु नानक का जीवन काल 1469 से 1539 है और ये बाबर के समकालीन हैं। नानक एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे। निर्गुण ब्रह्म की उपासना बल देते थे। ईश्वर की एकता के आधार पर उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को नज़दीक लाने का प्रयास किया था। ये गुरु नानक जी का है। दादू दयाल जी का जीवन काल 1544 से 1603 रहा है। 1544 से 1603 ये अकबर के समकालीन है। अकबर 1556 में बैठता है, 1605 में मरता है, 1605 या 6 है, तब तक ये रहे हैं। दादू दयाल का क्या है, 1544 से 1603 है। और संत त्यागराज तो बहुत बाद के हैं। त्यागराज का समय भी लोधी वंश के पतन का बाद का है, 1767 से 1847, हाल फिलहाल के रहे, मॉडर्न हिस्ट्री के समय के हैं ये, है ना। तो संत त्यागराज हैं, इनका नाम जरूर ध्यान रखिए। कर्नाटक संगीत के सबसे महान संगीतकार संत त्यागराज को माना जाता है। यही था आपका मध्यकालीन भारत का सवाल, सारा मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आधुनिक भारत में ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूँ। आधुनिक भारत, इसका आंसर सी है, पढ़ लीजिएगा इसको। मध्यकालीन भारत के सारे सवाल मैंने करवा दिए हैं। 2023 से लेकर कब तक का करवाया मैंने, तो 2013 तक का 10 वर्षों का सारा सवाल आपको करवा दिया यूपीएससी PYQ का। आपको रिवीजन करना है इसको। एक ही सवाल में कितने सवाल निकल रहे थे, तो आप रिवीजन करेंगे तो सही रहेगा, है ना। तो ठीक है, कंप्लीट करवा दिया मैंने। थैंक यू सो मच आप सभी का।